हेलो दोस्तों, परीक्षा के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आप हमारे चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। हम रेगुलर बेसिस पर आपकी पीटी की तैयारी करवा रहे हैं, ऊपर टीपीसी पीटी की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आपको सुबह वाली क्लास में जीके जीएस के क्वेश्चन और शाम वाली क्लास में आपको जीके जीएस और हिंदी, ठीक है, इसके क्वेश्चन मिलते हैं। तो क्लास में बने रहिए और क्लास को अटेंड करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर है, ठीक है। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन द्वारा, ठीक है। नागानंद राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है। यह नाटक 5 अंकों में है, याद रखिएगा। इनमें गरुड़ देवता को खुश करने के लिए नागों की बलि देने को रोकने के लिए राजकुमार जीमुत वाहन द्वारा अपना शरीर त्याग की कहानी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 है। अखाड़ा दी ऑथोराइज बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? जिस पे आपकी फिल्म बनी थी दंगल, वो आपका कौन है? तो बताइए इसके लेखक कौन हो जाएंगे। तो सौरभ दुग्गल, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय कौन हिमालय प्रदेश में एक सबसे बड़ा पर्यटक आकर्षक स्थल है? ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जहाँ पे सी दिया गया, राइट आंसर होगा रोहतांग दर्रा, ठीक है। रोहतांग दर्रा हिमालय में स्थित एक प्रमुख दर्रा है। यह मनाली को लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। याद रखिएगा यह दर्रा समुद्र तल से 4111 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस दर्रे का पुराना नाम भृंगु तुंग था, ठीक है। भृंगु भृंगु तल, याद रखिएगा। पुराना नाम इसका भृंगु तल था और नया नाम रोहतांग है, याद रखिएगा रोहतांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। निम्नलिखित का मिलान करें। स्तंभ एक का स्तंभ दो से मिलान करना है, ठीक है। तो बृहस्पति मंदिर आपका कहाँ स्थित है? बृहस्पति मंदिर की बात करें तो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। और आपका दिलवाड़ा मंदिर, तो दिलवाड़ा मंदिर आपका राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा राजस्थान। एक मिनट, कहाँ जा रहा है? सी में नहीं जाना है हमको, हमको डी में जाना है। तो दिलवाड़ा का मंदिर हमारा है राजस्थान में स्थित, ठीक है। और जो लिंगराज का मंदिर है, तो लिंगराज का मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है। और हम्पी के स्मारकों का मंदिर आपका कहाँ है? तो आपका तमिलनाडु तो हमारा हो गया, कर्नाटक में है, याद रखिएगा। लिंगराज का हमारा मिलान किससे था? तो लिंगराज का मिलान हमारा था, एक मिनट, उड़ीसा से, ठीक है, उड़ीसा से। और हम्पी के स्मारकों का, तो हम्पी के स्मारकों का आपका कर्नाटक में, याद रखिएगा। तो आपका देख ही लीजिए, ए का बी से मिलान हुआ है और दूसरे का आपका डी से मिलान हुआ है। और लिंगराज का मिलान आपका हुआ है ए से और हम्पी के स्मारकों का मिलान हुआ है सी से। तो बी डी ए सी कहाँ पे आया है आपका? देखिए बी डी ए सी कहाँ आया है? बी यहाँ से स्टार्ट हो, बी डी ए सी। तो आपका ऑप्शन जहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी आपका 35 नंबर। किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अनेक लोक नृत्य संगीत भोजन और सांस्कृतिक का प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है, ठीक है, करते हुए देखा जा सकता है, याद रखिएगा। किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अनेक लोक नृत्य संगीत भोजन और संस्कृत का प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल का स्थानीय शिल्पकार पौष मेले में अनेक लोकनृत्य संगीत भोजन और संस्कृत का प्रदर्शन करते हैं। पौष मेले पश्चिम बंगाल की बीरभूमि जिले में शांति निकेतन में फसल के मौसम में लगता है।
यह एक वार्षिक मेला है। यह मेला 3 दिवसीय होता है। यह पौष माह के 7वें दिन से शुरू होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर है, मेक्सिको की मुद्रा क्या है? तो मेक्सिको की मुद्रा आपकी क्या है? पेसो, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी आपकी कौन सी है? तो जकार्ता, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओसी ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर है, कौन सा कथन घराना नृत्य शैली के अत्याधुनिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सी दिया गया लखनऊ, ठीक है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ घराना कथक नृत्य शैली के अत्याधिक आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। अक्सन महाराज, शंभू महाराज, बिंदादिन, बिरजू महाराज, जयकिशन महाराज आदि इस घराने के प्रमुख कलाकार थे, ठीक है। यहाँ पे अगर लिख दूं, याद रखिएगा। अच्छन महाराज जो आपके थे, उसके बाद पे शंभू महाराज जो थे, शंभू महाराज, इसके बाद बिंदादिन और इसके बाद बिरजू महाराज, उसके बाद जयकिशन। ये जो थे ये सभी कहाँ से? तो लखनऊ घराने से इनका संबंध था, प्रमुख कलाकार थे वहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? अमेजोन, ठीक है। जो ऑप्शन आपके यहाँ पे ए दिएगा आपका है। अमेजोन नदी कहाँ रहती है? तो दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे लंबी, सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है, ठीक है। लंबाई के हिसाब से दूसरी है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो आमूर नदी है तो ये आपकी कहाँ है? रूस और चीन की सीमा के रूस चीन किस सीमा में किस सीमा को बनाती है, याद रखिएगा। वो सीमा के इस सीमा पर स्थित है। और कांगो नदी की बात करें तो कांगो नदी है आपकी अफ्रीका की, ठीक है, अफ्रीका की प्रमुख नदी है। और ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। इसी प्रकार स्टेनलो और लिविंगस्टन स्टोन जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। कभी पूछ ले कांगो नदी पे कौन से जो झील है वो स्थित है, तो याद रखिएगा स्टेनले और लिविंग स्टोन, ये आपके जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। और लीना नदी की बात करें तो यह रूस की प्रमुख नदी है, ठीक है। ये आपकी सीमा को बनाती है, याद रखिएगा। और ये रूस की प्रमुख नदी है, याद रखिएगा, जो बैकाल झील से निकलकर आर्कटिक महासागर में गिरती है। कहाँ से? तो याद रखिएगा ये निकलती है बैकाल झील से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। सूची में नदी और नहर और नदी नगर और नदी दिए गए हैं, उसमें से आपका एक मिलान सही नहीं है। तो बर्लिन की बात करें तो बर्लिन आपकी है, जो बर्लिन का आपका हो जाएगा, पहले ही आपके कथन गलत है। बर्लिन है बर्लिन नगर में आपका स्प्री नदी जो कि जर्मनी में है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिएगा आपका एड्रेस। और लंदन में आपकी टेम्स नदी है, याद रखिएगा। लंदन में आपकी टेम्स नदी है जो कि यूके में है। और जो आपका न्यूयॉर्क है इसमें हडसन है, हडसन आपका यूएसए में है, याद रखिएगा। और वियना की बात करें तो वियना में आपका डेन्यूब है, और डेन्यूब आपका कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ऑस्ट्रिया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष में पद चयनित प्रथम भारतीय श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित हैं, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा जाता है कभी कभी, तो 1945 में। वर्तमान में इस महासभा में 193 देश संयुक्त है। ठीक है, इस समय वर्तमान में 193 देश है। ठीक है, 193 देश इसमें सहमत हैं। चलिए, और कभी कभी आपसे पूछा है तो यहाँ पे देख ली, जेबी कृपलानी जो थे, जेबी कृपलानी को आचार्य कृपलानी भी कहा जाता है, जो सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। भारतीय, कंफ्यूज मत हो जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कंफ्यूजन नहीं होना। इस श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर थी, और जो जेबी कृपलानी थी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत के पहले कवि के रूप में किस श्रद्धेय माना जाता है? ठीक है, किसे श्रद्धेय माना जाता है? ठीक है, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे डी दिया गया है, राइट हो जाएगा वाल्मीकि। तो फिर ये भारत के पहले कवि के रूप में वाल्मीकि का नाम प्रसिद्ध है। इनका नाम संस्कृत भाषा के आदि कवि तथा भारत के पहले कवि के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा हिंदुओं की आदि काव्य रामायण की रचना की गई है। ठीक है, रामायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है, भारत में साइबर अपराधों के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन सन 2001 में किस शहर में खोला गया था? आपका ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 है, किसको वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत द्वारा अंगीकृत किया गया था? ठीक है, मतलब कब? ठीक है, कब पूछा है आपको? वृषभ चक्र अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। मूल रूप से इसमें 4 शेर जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें 3 शेर दिखाई देते हैं तथा चौथा जो सिंह होता है वो छुपा होता है। इसके नीचे एक गोला आधार है जिस पर एक हाथी और एक दौड़ता हुआ घोड़ा और एक सांड तथा एक सिंह की आकृति है, याद रखिएगा। हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है। प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, जिसे मुंडक उपनिषद से ग्रहण किया गया है, याद रखिएगा। इसका अभिप्राय सत्य की सदैव विजय होती है, ये होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, मतलब आईटीबीपी का पूर्ण रूप आपसे पूछा है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनआईसी का पूर्ण रूप है? ठीक है, तो एनआईसी का पूर्ण रूप हमको बताना है तो कौन सा हो जाएगा? तो राष्ट्रीय चुनाव विज्ञान केंद्र। ठीक है, राष्ट्रीय चुनाव विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 में कौन सा एक संस्थान है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान का विश्लेषण
स्कंद यानी कि रो, सेना, नौ एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। तो कौन सा आपका ऐसा है? आपका ऑप्शन है जहाँ पे सी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त आसूचना समिति मतलब JIC, ठीक है। खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद यानी कि रौ, सेना, नौ एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करने के उद्देश्य से संयुक्त आसूचना समिति का गठन किया गया है, ठीक है। कैबिनेट सचिव इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और गृह सचिव, रक्षा सचिव, विदेश सचिव तथा आसूचना संगठनों के अध्यक्ष सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44(8) है, निम्नलिखित में से ब्रिक्स द्वारा की गई की गई पहल कौन सी है, ठीक है। ब्रिक्स द्वारा की गई पहल कौन सी है आपकी? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा आपका आइडेंटिटी, आपको सुबह वाली क्लास में कराया गया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स द्वारा की गई पहली पहल थी, याद रखिएगा। मतलब पहली नहीं, पहल है। ब्रिक्स का पूर्ण रूप में देखिए ब्राजील, रूस। बी फॉर आपका देखिए यहाँ पे, अगर बी से बोले तो बी से आपका ब्राजील होता है, आर से रूस होता है, आई से इंडिया होता है, सी से चीन होता है और एस से आपका साउथ अफ्रीका होता है, याद रखिएगा। 2009 में इसमें केवल 4 देश थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी 2009 में सिर्फ 4 देश थे, याद रखिएगा, 4 देश थे। जबकि दक्षिण अफ्रीका आपका 2010 में शामिल हुआ था, ठीक है। जो दक्षिण अफ्रीका था, ये आपका साउथ अफ्रीका, ये आपका 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ था। चलिए, यह दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है जो क्षेत्रीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्ध सुनिश्चित कराना, ठीक है। विश्व जल दिवस पर इसकी थीम पानी का महत्व, जो 2021 का थीम आपसे पूछ सकता है, ठीक है। 2021 का जो थीम था वो क्या था? तो पानी का महत्व, पानी का इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है। आपका इंग्लिश में, आपका हिंदी में पूछ सकता है कभी आपसे क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आपका यह स्थापित किया गया था 1996 में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिएगा आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। नेशनल फाउंडेशन फॉर सामुदायिक सद्भाव किसके द्वारा की गई थी? तो नेशनल सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपका यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। 46 नंबर है, वादी और बादी युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, ठीक है। तो वादी का अर्थ क्या होता है, बादी का अर्थ क्या होता है, तो इसका हमको बताना है। तो देख लीजिए जो यहाँ पे दिया गया है, वादी मतलब वक्ता होता है और बादी मतलब आपका गरिष्ठ भोजन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन है जो यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपक बुझ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दीपक बुझ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दीपक बुझ जाना यानी कि वंश का नाश हो जाना, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है हमको। तो इसमें से बताना है हमको 4 में से कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा? तो देखिए आपको जो ऑप्शन नंबर डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रत्युष आपकी शुद्ध वर्तनी वाली हो जाएगी। प्रत्युष का मतलब क्या होता है? उगता हुआ सूरज, ठीक है, उगता हुआ सूर्य। और क्या होता है? तो प्रातः काल जो होती है, प्रातः काल यानी कि भोर,
का जो समय होता है उसे प्रत्युष कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79 नंबर। वाक्य पढ़कर उस खंड का चयन करें जो वाक्य अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं हो को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए, ठीक है। तो चलिए वाक्य देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं, मतलब 3 दिए गए हैं, चौथा तो आपको बताना है कि इसमें त्रुटि है कि नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं। यदि हमें धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो पर्यावरण से मित्रता रखनी होगी। यह असंदिग्ध पूर्ण सत्य है, ये भी आपका सही है। तो ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, नहीं त्रुटि है इसमें। जो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया, सॉरी सी दिया गया इसमें। हाँ, सत्य के लिए आपका जो असंदिग्ध पूर्व दिया गया है, ये शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। सत्य यानी कि कूट, अटल या तो निश्चित होता है, ठीक है। तो इसमें जो दी गई है इसमें आपकी संज्ञा शब्द संबंधी आपकी त्रुटि है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई मतलब जो आपका ये सत्य शब्द दिया गया था इसके लिए देखिए हमारा असंदिग्ध पूर्व शब्द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अनुचित लग रहा है, ये मतलब अनुचित है, ये सही नहीं है। चलिए या तो यहाँ पे अटल होना चाहिए था शब्द, या अटल सत्य है या तो निश्चित सत्य है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर। वीरों का कौन सा वसंत कविता किसने लिखी है? वीरों का कैसा हो वसंत, ठीक है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? तो आपको ऑप्शन जो यहाँ पे बी दिए गए, सुभद्रा कुमार चौहान ने, ठीक है। यह कविता वीर रस का प्रधान है, ठीक है। वीर प्रधान है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ जो आपकी आज की क्लास है समाप्त होती है। आप सभी का क्लास देखने के लिए थैंक यू। और क्लास पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।